अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग समा पॉडकास्ट। मैं हूँ फायज़ा इमदाद। जैस्मीन मंजूर के जो हालिया एक्स ट्वीट हैं, जो ज़ख्मी तस्वीर हैं, और उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई पर मैंने अल्लाह पर छोड़ा, इसने एक मरतबा फिर डोमेस्टिक वायलेंस की जो ढकी छुपी तस्वीर हमारे माशरे की है ना, उसको वाज़िया कर दिया है। और वो जो समाजी धब्बा था वो मज़ीद गहरा हो गया है। आयशा जहाँ ज़ेब का केस हम नहीं अभी भूले, और फिर जैस्मीन मंजूर सीनियर जर्नलिस्ट, उनके साथ ऐसे वाक़यात होते हैं। उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है, अपने शौहर की तरफ से जो है वो तशद्दुद और मारपीट का सामना करना पड़ता है। ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, ये जुल्म बढ़ता चला जा रहा है। आज अपने पॉडकास्ट में इस जुल्म के ख़िलाफ़ एक जंग का आगाज़ करेंगे। हम इसको डिस्कस करेंगे एक्टिविज़म के पहलू में, लीगल पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि ये जुल्म कैसा जुल्म है, ये क्यों माशरे को खोखला करता चला जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं आमना आफ्ताब, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और पीर मोहम्मद हुस्नी रसूल, ये लॉयर हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। आमना, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी, ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, बीइंग वुमेन, आप क्या समझती हैं कि औरत इतनी कमज़ोर हो गई है? डोमेस्टिक वायलेंस, सोसाइटी का प्रेशर, ये पैथेटिक माशरती रवैये, कब तक औरत को ये सहना पड़ेंगे? सबसे पहले तो ये कि ये जो हैवानियत का केस है, ये एक नहीं, मैं आपको बताऊं, इस वक्त 47% पाकिस्तान की आबादी की औरतें, और ये वो हैं जो रिपोर्ट कर रही हैं, तशद्दुद का शिकार हैं। बात औरत के कमज़ोर होने की नहीं है, बात ये उस मर्द की भी है जिसमें पेशेंस लेवल ख़त्म होता जा रहा है। आप हमारा डेली रूटीन का देखें ना, हर कोई परेशान हाल फिर रहा है, हर कोई अपनी ज़िंदगी में ऐसे हो गया हुआ है कि अपना गुस्सा निकाल रहा है, एग्रेशन निकाल रहा है, एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। और सबसे ज़्यादा भुगतती कौन है? उस घर की औरत, ठीक है। और जब औरत टाइमली उस आदमी को एक, मुझे ये तो नहीं कहना चाहिए शटअप कॉल, लेकिन उसको खुद नहीं रोकती, अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करवाती घर में, उसको छूट मिल जाती है। पहले आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है, गुस्सा शुरू होता है, फिर गाली गलौज शुरू होती है, उसके बाद हाथ उठना शुरू होता है। और औरत का सबसे बड़ा मसला क्या है? बच्चे। वो बच्चों के लिए होते हैं, बिल्कुल, वो बच्चों के लिए बर्दाश्त करती चली जाती कि मेरा घर ना टूट जाए, बच्चों के पास से मैं ना निकल जाऊं, बच्चों का बाप ना उनसे अलग हो जाए। वो सारा कुछ बर्दाश्त करते करते एक टाइम आता है, आप देखिए शादी के शुरू में नहीं, बहुत सारे केसेस ये हैं कि 10-15 साल के बाद हाथ उठाना आदमी शुरू करता है। क्यों? और फिर वो ख़वातीन का दूसरा मसला ये कि वो अपने घर में भी अपनी इज़्ज़त मियाँ की भी बचाती रहती हैं, अपनी बचाती रहती हैं, ना घर में डिस्कस करती हैं, ना लड़के के घर वालों को बताती है। कोई बड़ा बुज़ुर्ग इन्वॉल्व ही नहीं होता। जब शुरू में कोई इन्वॉल्व ही नहीं है और वो बात इतनी आगे तक चली जाती है, तो फिर ये वाले केसेस होते हैं। आमना, एक तरफ तो ऐसी ख़वातीन है ना, आपने बड़ा जनरली डिस्कस किया, लेकिन जब हम देखते हैं ना कि माशरे में कुछ ऐसी औरतें हैं जो मतलब मर्द की तरफ से जुल्म व तशद्दुद का शिकार होती हैं, वो आम घरेलू औरतें होती हैं। लेकिन जैस्मीन मंजूर, आयशा जहाँ ज़ेब, पढ़ी लिखी, वेल नॉन पब्लिक फ़िगर ख़ातीन, जब उनको जुल्मों सितम का सामना करना पड़ता है, तो फिर ये स्टीरियोटाइप को ये केसेस तोड़ते हैं कि जुल्म का शिकार सिर्फ बेबस और घरेलू औरत नहीं होती। क्या कहेंगी आप? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काउंट होते हैं। सारा कसूर मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल मर्द का ही है। औरतें भी अगर अपनी लिमिटेशंस और अपनी काफ़ी सारी चीज़ों से बाहर निकलती हैं तो ऐसे केसेस हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मेरी नज़र में है, मर्द में जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा आ जाता है। अच्छा। जब औरत एक तरक्की की उसमें जारी होती है, सॉर्ट ऑफ पब्लिक फिगर बन रही होती है, या उसके साथ ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ रहे होते हैं डिफरेंट अनासर में, तो उसमें एक जेलसी फैक्टर शुरू हो जाता है। में मर्द की तरह उभर रही होती है, कह सकते हैं। हमारा जो माइंड सेट है ना, वो अभी तक वही है जो पुराने ज़माने में औरतें होती थीं। मैं उस सेक्टर का नाम नहीं लेना चाहती। वो जो सेक्टर की ख़वातीन होती थी ना, वो लगता था कि वो जो इंडिपेंडेंट है, बस वो वाली, मैं नहीं नाम लेना चाह रही, लेकिन वो वाली इंडिपेंडेंस होती थी, ठीक है, इंडिपेंडेंट होती थी। जो घरेलू औरतें थी वो सिर्फ घर में चार दीवारी में बंद होती थी। अब जब ख़वातीन और हमारे आजकल के ज़माने में जब औरत बाहर निकलना शुरू हुई है, तो उसके साथ माइंडसेट अभी तक वही चल रहा है कि औरत घर से बाहर निकली तो ज़रूर कुछ चीज़ ख़राब हो जाएगी। आप खुद एक खुद मुख्तार औरत हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और आप
अकेले तनो तनहा अपने बच्चों को पाल रही हैं, मैं आपकी स्टोरी भी जानना चाहूँगी क्योंकि वो बहुत हद तक रिलेट करती है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो आपके वर्ड्स हैं ना वो यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेरी शादी को तकरीबन 20-21 साल हो गए और मेरे 2 स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं। जो बच्चों का फ़ादर है वो उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। उसने पहले, हम मुल्क से बाहर होते थे, उसने पहले हमें वहाँ से निकाला। मैं जब पाकिस्तान शिफ्ट हुई तो मैंने इसी सेक्टर में काम करना शुरू किया। वो इन बच्चों के साथ रहना नहीं चाहता था। उसने कहा जी इन बच्चों को जाके छोड़ आओ या इनके साथ जो भी करना है करो, लेकिन मुझे ये बच्चे नहीं चाहिए। अच्छा। मेरे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट था एक माँ की हैसियत से कि मैं बच्चों का बाप भी नहीं रहना चाहता और मैं इन लोगों को कैसे छोड़ूंगी। एनीवेज़ मैं पाकिस्तान मूव हुई, यहाँ पे काम शुरू किया। उसको बाद में ये लगने लग गया कि मैं स्पेशल नीड्स के लिए इसलिए काम करती हूँ क्योंकि मैंने उसको नीचा दिखाना है। गाली गलोच शुरू हुई, पहले तो डांट डपट शुरू हुई, यहाँ तक कहा कि घर से बाहर निकलोगी तो मैंने टांगे तोड़ देनी है, मैं तुम्हें सड़क पे ले आऊँगा। अच्छा। तलाक दे दूँगा, हर बात पे तलाक दे दूँगा, तलाक दे दूँगा। मैंने कहा जी मैं ऐसा कौन सा काम कर रही हूँ, अल्लाह के लिए काम कर रही हूँ, स्पेशल नीड्स सेक्टर के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए काम कर रही हूँ। एनीवेज़ करते 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 चीज़ें आगे बढ़ी, लेकिन अगेन वही बात कि मुझे अपना घर बचाना था। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कभी भी कि मैं अपना घर तोड़ूँ। बच्चों का मुझे घर चाहिए था, मुझे वहाँ मैं रह रही थी। उसके बाद उसने हाथ उठाना शुरू कर दिया मुझे। अच्छा। एक हाथ तो वैसे भी उठाता था, उस पर मैं आपको बल्कि यहाँ पे ये रेफ़र करना चाहूँगी कि मैंने जब भी, वो कहते हैं ना, मार खाते खाते कमरों में घुसती थी और 15 को फ़ोन करती थी, वो 8-10 मिनट में आ तो जाते थे, उसके बाद गेट से चले जाते थे कि जी घरेलू मामला है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। गेट से चले जाते थे? गेट से। आप ये सोचें कि वो औरत जो ऑलरेडी मार खा रही है, जब पुलिस को बुला लिया, उसको वो बचाना चाहिए, ना कि वो उसको दोबारा घर में छोड़ के चले जाए। उसके बाद वो बंदा क्या हशर करेगा उसके साथ कि तुमने बुलाया और मेरे ऊपर पुलिस बुलाई। कोई आपको सपोर्ट कर रही थी या कुछ इस सिस्टम में कोई आपने कोई कार्रवाई करने की कोशिश की? जब मार पड़ रही होती है ना तो सारी सपोर्ट एक तरफ होती है। उसके बाद एज़ यूजुअल जैसे हमारे पाकिस्तानी घरों के मामलात होते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, आइंदा नहीं करेगा, चलो जी कुरान उठा लिया, कोशिश करते हैं, एक दफ़ा दोबारा हम बात करते हैं। उसके बाद क्या है, उसने फिर इतना मारा कि मेरे पूरे ये नील पड़ गए, मसल रप्चर हो गया मेरे शोल्डर का। मैं पुलिस में चली गई, अपने पेरेंट्स को बुलाया, भाई को, उनके साथ में चली गई। 6 घंटे मेरा मेडिकल हुआ वहाँ पर। उसके बाद जब मैं वापस आई पुलिस स्टेशन तो वेरी अनफॉर्चुनेटली, और मेरे तो कानों को यकीन नहीं आ रहा था, मेरी FIR इस बात पे दर्ज नहीं हुई कि मैडम FIR ही दर्ज नहीं हुई? नहीं, उन्होंने कहा साहब मैं आपके पॉइंट्स आप नोट करते जाइए। जरूर, मैं लिख रहा हूँ। मैडम कोई हड्डी नहीं टूटी, आपका मांस नहीं फटा। हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट, मैंने कहा इतने नील पड़े हुए, मसल रप्चर, सारा कुछ, सारे एक्सरेज हुए, सब कुछ। सॉरी जी, इस पे FIR नहीं बनती। और जब मैं वापस आई तो फिर सोचें कि कितना बड़ा मेरे लिए एक प्रॉब्लम शुरू हो गया कि उसने कहा अच्छा तुम पुलिस में गई हो, वो और शेर बन गया कि अब तो मुझे कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। वो तो मारपीट तो फिर वो छोटी चीज़ बन जाती है ना, कि उसको ये समझ आ गई थी कि ये जितना मर्जी पुलिस के पास जाए, जहाँ मर्जी जाए, मैं जो मर्जी करूँ। अब इसके बाद इसने अपने माजूर बच्चों के साथ भी रहना है, इसने इसी घर में रहना है, इसका कोई और, इसने कि यहाँ से कहीं निकलना नहीं, और अब वो शेर बन जाता है। तो उस वक्त फिर आपको ना सोसाइटी संभाल रही होती है ना कोई और, हमारे रूल्स, हमारी चीज़ें। आप देखिए जगह जगह पुलिस स्टेशंस में बन तो गए हैं, ये वुमेन प्रोटेक्शन के लिए सेल्स बन गए, सारा कुछ बन गया, लेकिन कभी आप लोगों ने पूछा है पलट के कि आपने कितनी औरतों को बचाया है, और जो बचाया है फिर क्या किया? मैं अभी तक का ये आपका केस जो है वो मोहम्मद साहब से डिस्कस करना चाहूँगी। आगे की कहानी हम आपसे फिर इस पर जानेंगे। मोहम्मद साहब, ये आपके सामने है ये केस, देखिए। देखें, वुमेन राइट्स पर बात हो रही है, एक्टिविज्म हो रहा है, ह्यूमन राइट्स पे बात हो रही है, हर जगह पर ये चर्चे हो रहे हैं, लेकिन असल में उनको हुकूक नहीं मिल रहे, उनको तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं मिल रहा। देखें, बात ये है कि बहन के साथ जो उन्होंने बताई है सारी बात, एक बड़ी, मैं कहता हूँ एक ज़्यादती और जुल्म की एक दास्तान इन्होंने यहाँ पे बताई है। और अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, ताकत दे कि आगे बढ़ें और ज़िंदगी में कुछ ऐसा करें कि जो इनसे हसद रखते हैं, जो इनसे जेलस हुए, जो इनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, जो इनको जंजीरों में बांध के रखना चाहते थे, अल्लाह ताला उनको जो है वो हिदायत दे, अगर नहीं दे सकता तो बर्बाद करे। पहली बात तो ये है कि कानून जो है वो ये नहीं देखता कि औरत किस क्या वो एंकर है, क्या वो घरेलू औरत है। कानून सबके लिए एक है। ठीक।
बल्कि हमारा आईन पाकिस्तान आर्टिकल 25 वो तो ये भी कहता है कि मुझे लगता है ये शो पे होने वाली बातें रह गई हैं, ये सिर्फ जो है ना वो कागजों की हद तक बातें। लेकिन बात ये मैं थोड़ा क्योंकि इसमें वजाहत देना चाहता हूँ, करना भी चाहता हूँ कि जब पुलिस इनका पहले तो हम इस पे आते हैं कि औरत कोई भी हो उसके लिए कानून बराबर है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई खुद मुख्तार औरत है तो उसके लिए कानून अलग है, और अगर तो घरेलू औरत है तो उसके लिए कानून अलग है। कानून सबकी रखवाली, सबको बराबर के हकूक देता है। सही। और आर्टिकल 25 आप आईन पाकिस्तान का देखें तो वो कहता है कि मर्द और औरत हो, किसी रेस से हो, कोई रिलीजन हो, सबको बराबर कानून ट्रीट करेगा। पुलिस हो जाए, जुडिशरी हो जाए, सबको बराबर ट्रीट करेगी। लेकिन अफसोस ये अलमिया है और ये बात छुपी और ढकी नहीं रह सकती कि पुलिस को कुछ पैसे लगा दिए जाएं। कुछ लोगों को, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे भी हैं जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम भी किया है। हमारे कई मेरे दोस्त इस तरह के पुलिस के अंदर भी हैं, जानने वाले हैं, और कॉलीग्स भी हैं जिन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं और इस तरह के भी किए हैं कि खुशी होती है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिम्मत दे। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो अच्छे भले बैकग्राउंड से हैं, CSP ऑफिसर्स हैं, फिर भी वो रिश्वत और हराम का लुक्मा उनको लग गया हुआ है। और जो बहन के साथ हुआ, अगर मेडिकल मौजूद मोहम्मद साहब FIR का मेडिकल मौजूद हो और FIR हम ना ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि अगर एक शौहर जो है वो मेंटेनेंस नहीं देता ना बच्चों के लिए तो वो भी वायलेंस में आता है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो ये नहीं है कि मार कुटेगा तो डोमेस्टिक वायलेंस है। तो ये कहां पर हो रहा है कि FIR कट नहीं रही है इस बात के ऊपर कि हड्डी नहीं टूटी, मांस नहीं फटा। देखें FIR जो है ना वो कटना, इट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सेक्शन 154 ऑफ CRPC कहता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ये आपने दर्ज करनी ही करनी है। बाद में साबित होगा कि हुआ कि नहीं हुआ, एक रिपोर्ट तो आप दर्ज करें। अगर उस पुलिस वाले ने दर्ज नहीं किया तो मेरा ख्याल है कि उसके पीछे कोई ताकत का इस्तेमाल हुआ, गलत ताकत का इस्तेमाल किया गया। अल्लाह ताला उस अगर ताकत इस्तेमाल हुई है तो उससे भी पूछे। और जो यहाँ फिर उस पैसों का इस्तेमाल किया गया, फिर औरत को कोर्ट 22A 22B जो है आपका सेक्शन जस्टिस ऑफ पीस के पास, अगर पुलिस आपकी FIR नहीं काट रही तो आप एक वकील से रुजू करके उस 22 से 22B करके उस पुलिस वाले से 154 कंप्लाइंस भी कराती है कोर्ट्स। और उसके बाद जो और कई एग्जांपल्स हैं 22 से 22B की, अभी आप देखें मैं आपको अपने केसेस दिखा देता हूँ कि जहाँ पे औरतों को पुलिस नहीं काट रही थी, बल्कि उल्टा फिर हमने पुलिस के ऊपर पर्चा कराया कि मेडिकल मौजूद था, हर चीज़ मौजूद थी और तुम जो वो FIR नहीं काट रहे थे। तो कानून पूछता है, फिर कानून चुप नहीं रहता। लेकिन ये एक रास्ता नहीं कोई दिखाता, रास्ता कोई नहीं। औरत को कोई नहीं चाहता कि वो एजुकेट हो जाए और उसको इन चीज़ों का पता चले 22 से 22B क्या है। ये कोई नहीं चाहता कि अगर पुलिस FIR नहीं काटी तो एक गरीब आदमी को भी पता चले कि ये रास्ता क्या है। लेकिन मैं ये समा का भी और आप लोगों के पॉडकास्ट से कानून में बहुत से रास्ते निकाल लिए जाते हैं। जैस्मीन के केस की बात करें तो उनके शौहर तो जेल में थे ना, वो बीमारी के सिलसिले में जो है वो जिन्ना हॉस्पिटल में जाते हैं और फिर जो है वो जैस्मीन को ये तहफ़्फ़ुज़ात लाहक हो जाते हैं कि उनकी जान को खतरा है, वो थ्रेटन हो जाती हैं। तो फिर कानून में रास्ते निकालने वाले फिर क्या कर सकते हैं? देखें कानून के अंदर लूप होल्स मौजूद होते हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। बात कानून की जाए तो कानून तो हर तरह का मौजूद है जो औरत को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो गरीब आदमी को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन कंप्लाइंस की जब बात आती है कि कानून को जो है वो आगे लेके बढ़ना है, तो फिर वही वाली बात है कि अगर उस मेंटालिटी का अगर आपको जस्टिस ही मिल जाए कि जो कहे कि जी ये तो औरत तो बढ़ चढ़ के आ रही है, जी इसका FIR नहीं बनती, तो फिर यहाँ पे शायद उसके पीछे भी कोई पावर होती जो उसको उतरने नहीं दे रही होती। लेकिन जस्टिस रहील कामरान जैसे भी मौजूद हैं, अभी लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें कहा अच्छे लोगों के नाम नहीं पूछ रही, आमना साहिबा जैसी इंडिपेंडेंट खातून, जैस्मिन साहिबा जैसी वेल नॉन पब्लिक फिगर खातून, वो अपनी FIR दर्ज नहीं करवा सकी। लूप होल्स का आप जिक्र कर रहे हैं, कौन देखेगा इसको? ये पैथेटिक माशरे की जो है ना वो रवैये हैं, ये उसकी अक्कासी कर रहा है। कौन सा कानून जो है वो इंसाफ दे रहा है, कौन सा कानून जो है वो हक की बात कर रहा है? कहाँ पर है वो चीज़ मेंशन करना चाहूँगी जिससे भी आपने कहा, आपको अंदाज़ा नहीं है 4 साल हो गए मुझे मेंटेनेंस का केस लड़ने के लिए, 1 रुपया बच्चों का बाप नहीं देता, जज खरीद लेता है। और आप जो कह रहे हैं ना 22 से 22B का पेपर, वो करने के लिए भी जब औरत ने जाना है, एक पेपर एक हमने FIR करानी होती है, 3 दफ़ा हाजिरी लगानी होती है पुलिस का। जब दिल करता है फ़ोन करती है जी मैडम अब आ जाएं, ठीक है। वो उसने चाहे घर छोड़ना चाहे जो करना है उसे जाके बैठना है, वो बैठी रहती है 1-1 घंटा, उसको बिठा के रखते हैं, ख्वार करते हैं। अगर पेपर निकल भी जाए लिख के अदालत में चला जाए, उसके बाद जो अदालत में जो ख्वारी होती है आप वहाँ की अदालतों में चले जाएँ। जो करते बात यह है कि एक आपने स्टैंड लिया, आप पुलिस तक गई, कई औरतें तो पुलिस तक जाती है नहीं, बात तो ऑनर किलिंग तक आ जाती है।
अगर वो बाहर 2 कदम रख ले वो खातून इस काम करने के लिए, तो मर्द उसको मार देगा। और उसके बाद उसके शायद माँ बाप भी, उस औरत के माँ बाप भी शायद FIR ना कटवाना चाहें कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारी माशरे में इज्जत नहीं बचेगी। तो ये चीज़ें तो मौजूद हैं। मैं किसी जज की या मैं किसी पुलिस वाले की साइड नहीं ले रहा, या ये नहीं कह रहा बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। मैं कह रहा हूँ कानून मौजूद है, कानून भी अच्छा और भी अच्छा हो सकता है, दिन ब दिन अच्छा हो सकता है। जिस तरह मसाइल बढ़ते हैं कानून बेहतर हो सकता है, लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि हमारा बात चली जाती है फिर सिस्टम की तरफ कि सिस्टम ठीक है कि नहीं है। सिस्टम में खराबियां हैं, सिस्टम में मौजूद है। यहाँ पे जजेस बिकते हैं, यहाँ पे डन बेसिस होते हैं, यहाँ पे जो है वो बार के सदर जो हैं जिनको वकील नुमाइंदा बनाते हैं वो जाके जजेस के साथ डील कर रहे होते हैं। इसके ऊपर तो मैंने कई दफ़ा आवाज़ें उठाई हैं कि सिस्टम को इतना ज़बरदस्त नहीं, एवं हमारी जुडिशरी 126 के ऊपर नहीं है, जुडिशरी के हालात को इतने अच्छे नहीं है। जुडिशरी के साथ जो ग्रुप्स मौजूदा ग्रुप्स हैं, इन्होंने तो अपने लोगों को लगाया होता है, और उसके बाद आप वकील एक इस तरह का हायर कर लें। तो हम जैसे जो हक सच की वकील बात करते हैं, जिनके पास बोलने की सलाहियत होती है, जिनके पास कानून का इल्म होता है, और एक वकील आके खड़ा होता है जो अपना सिर्फ अपनी फेस वैल्यू के ऊपर केस जीत जाता है, हम भी इस सिस्टम से तंग हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिस्टम जो है कोई बहुत अच्छा है और परफेक्ट सिस्टम है, ये तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, कई ममालिक के अंदर भी होता है। मोहम्मद साहब, औरतों की अवेयरनेस की हम बात करते हैं, ये जो शो हम कर रहे हैं, या आमना जैसी या और जो ऐसी खातून जो ट्वीट कर रही हैं, जो ज्यादतियां उनके साथ हो रही हैं, उसको वो सोशल मीडिया पे ला रही हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज कर रही हैं, अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। कानून के रखवाले जब कानून की पासदारी ना करें तो फिर ये माशरा क्या करेगा? I totally agree with you। माशरा फिर ये करेगा कि एग्जाम्पल बनाना जरूरी है। आमना का पॉइंट ले लेते फिर मैं इस सवाल का जवाब। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन माशरा जो है वो इस तरफ जा इसलिए रहा है क्योंकि सिस्टम के अंदर उस तरह की सोच के लोग बैठे हुए हैं, इतने छोटे छोटे जहन के लोग बैठे हुए हैं जो यही सोचते हैं। आप जहन छोड़ दें, आप बिल्कुल अभी सही कह रहे हैं। अगर आप किसी एक को एग्जाम्पल तो बनाए, इतना इबरत का निशान बनाए उस आदमी को, ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंट करे जब एक औरत अगर मार खा रही है तो वो फ़ोन कर रही है, उसके लिए क्या SOPs होने चाहिए। आप बात तो कर लेते, बड़े बड़े सेमिनार्स हो रहे हैं, लाखों रुपया लग रहा है, आपकी गवर्नमेंट लगा रही है, सारा कुछ कर रहा है, AC वाले कमरे में 10 लोगों को बिठा के अच्छी ख़वातीन को अच्छी अच्छी बातें करके, उसके बाद नीचे क्या इम्प्लीमेंटेशन है जो एक्चुअली वहाँ लोग बैठे हुए हैं। मैं इस वक्त लाहौर के एक बड़े पॉश एरिया में रहती हूँ। हम लोगों की जो फैमिली बैकग्राउंड है, बहुत पढ़ा लिखा वेल नोन लोग हैं। अगर हम जैसी खवातीन के साथ ये सिलसिला है कि मैं आपको बता रही हूँ, इतनी ख्वारी है, पुलिस स्टेशन से लेके अदालत, और 4 साल हो गए केसेस को, जज चेंज हो जाता है, वकील का प्रॉब्लम हो गया, हर चीज के इश्यूज हैं। मेरे बच्चे 2 व्हीलचेयर पे हैं जो खाना खाने के लिए जिनके पास पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों का बाप धड़ाधड़ पैसे लगा रहा है जजेस के ऊपर, और मेरे पास घर में रहने की जगह नहीं है, बच्चों को रखने की जगह नहीं है। ये तो एक है। अगर आप तशद्दुद की तरफ भी आए, उस आदमी की जुर्रत कैसे हुई है? वो इतना हैवान है, वो जानवर है, अपनी नस्ल की, जिस औरत ने उसकी नस्ल चलानी है वो उस पे हाथ उठा रहा है। उसको आप तो कुत्ते बिल्लियों को नहीं मारते यार। मैं कह रहा हूँ कि वो जिन्होंने, वही वाली बात है आपकी कि जिसने जो आपके साथ जुल्म और ज्यादती हुई और जो हो रही है मजीद सिस्टम के साथ, पहले तो आपके घर में आपके साथ होती रही ना, आपका खावंद आपके साथ करता रहा, और मैंने कहा कि वो आपसे हसद रखता था तो उसने ये सारी चीज़ें की। उसने आपकी ये साइड नहीं समझी कि आप इंसानियत के लिए कुछ करना चाह रही हैं, आपने इंसानियत के लिए कुछ करना, ये तो इंसानियत के लिए कर रही थी, अपने लिए भी नहीं कर रही थी, इंसानियत के लिए कर रही थी, ये आवाज उठाना चाहती थी। इफेक्ट वो नहीं है। और उसके साथ उसकी पूरी फैमिली में घर के बच्चे, 2 बच्चे 3 बच्चे, आप सोचे वो कितने मेंटल ट्रॉमे में है। जब उनको ये पता है स्कूल में बाप की फीस देने के पैसे नहीं है, क्यों? क्योंकि माँ ने मार खाने के बाद आवाज उठाई, पुलिस बुलाई, इसलिए बाप ने कहा जी अब मैं पैसे रोकता हूँ। आप देखें तो सही, वो आपको हर तरीके से। तो मैं आपको आपके शो के तसलसल से मैं इनको ऑफर भी करना चाहूंगा, जो आपका केस चल रहा है प्लीज मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह ताला इसको जो है मैं खुद भी परस्यू करूंगा, ये मेंटेनेंस और ये वो सारा जो आपके मामलात हैं बताइएगा, इसको इफेक्टिव तरीके से अच्छे तरीके से करेंगे। और अगर कोई आपको लगता है कि जज बदल जाता है, ये बदल जाता है, तो हम हाई कोर्ट से डायरेक्शन भी ले सकते हैं नीचे कोर्ट्स में, इसमें रास्ते मौजूद हैं। वकील खुद नहीं बताते, कई वकील, वही आपको बता रहा हूँ, उनके कनेक्शंस ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ पैसे बटोरने के चक्कर में होते हैं। जहाँ पे बात आती है, जिसके पास इल्म होगा, चीजें होंगी जो आप लोगों को बता रहा होगा कानून के बारे में, आप शायद मोहम्मद साहब सिस्टम के फ्लॉ की ये चूंकि अभी बात हो रही है, जब आमना सोशल मीडिया पे बैठ के खुलकर बात कर रही हैं, जैस्मिन साहिबा ने ट्वीट करके और तस्वीर शेयर करके वो जुल्म सितम को जो है वो वाज़ेह किया है, तो FIR जो नहीं कटी थी, मुझे तो लगता है कि अगर ये माशरा जाग रहा है ना और देख रहा है ये जुल्म और वाकई इसको जुल्म मानता है, तो अब FIR काट लेना। बताऊं, मेरे पास अब कट जानी चाहिए। किस तरह का केस आया था कि एक बच्ची के साथ रेप हुआ था और वो FIR नहीं कट रही थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
यहाँ तो आप सोच भी नहीं सकते कि उसके साथ क्या जुल्म और ज्यादती हुई होगी। और अब कई इस तरह के केसेस हैं, मैं यहाँ पे कोर्ट तो नहीं करना चाहूँगा, जाहिर बात है किसी की पर्सनल लाइफ है, सारी चीज़ें। ये जो जैस्मिन साहिबा का भी केस का जो है इशू, इसमें औरत के मॉडेस्टी के हवाले से क्या कहते हैं? सेक्शन 354 जो है वो बावर करता है, लाजमी नहीं है कि हमने जो ये डोमेस्टिक वायलेंस से अब बात आगे निकल चुकी है। डोमेस्टिक वायलेंस, भाई हम ऑफ द कैमरा बात क्या कर रहे थे कि अगर मर्द खर्चा रोकता है तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है। तब आपको रिपोर्ट करनी चाहिए वहाँ पे जो DC साहब ने नीचे कमेटी बनाई होती है, जो कानून कहता है पंजाब प्रोटेक्शन वुमेन जो अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, इसके अंदर कानून कह रहा है कि आप साथ साथ कमेटीज़ भी बनाएं और वहाँ पे नुमाइंदे लेकर आए बैतुल माल के, इन सारों के, ताकि अगर औरत को कोई इशू है तो उस नंबर पे कॉल करके बता दे कि मेरे साथ मेरा खावंद खर्चा, उसके पास वो प्रोफाइलिंग तो बनना शुरू हो कि मोहल्ले की हमारी खातून के साथ क्या हो रहा है। दूसरा इशू यहाँ पे ये है कि लोकल गवर्नमेंट के कितने अरसे से इलेक्शंस नहीं हुए। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो, औरतों की जो है उसके अंदर पार्टिसिपेशन हो, जब एक औरत काउंसलर होगी, जब रिजर्व सीट में बैठी हुई MPs होंगी, तो फिर वो इन ऐसी औरतों की मदद करेंगी। जब ये मेरी बहन इलेक्शन लड़ेंगी, मर्द ने तो हर चीज इलेक्शन की रहने दे, लोकल गवर्नमेंट एक देखे। पता है क्या, हम इस वक्त अगर ना हमारी जो माइंडसेट को भी छोड़ दें, हमारी जो तरबियत है, हमारे माशरे के मर्द की तरबियत है, वो ऊपर से क्या देखता आ रहा है। बाप ने भी 2 दफ़ा गाली निकाली होगी, वो जो माएँ तरबियत कर रही हैं वो कहाँ है सारी। हम आजकल के बच्चों को तो कह देते हैं वो जी मीडिया आ गया, बच्चों ने मोबाइल पकड़ लिए, बच्चों की तरबियत ख़राब हो रही है। चलें जी, ये तो बच्चों की बात कर रहे हैं, जो बड़े हैं उनको आप कहाँ पे छुपा रहे हैं? उनके पीछे कौन है? यही वाली माएँ है ना। आमना, आप क्या समझती हैं, मतलब जिस माशरे में हम रह रहे हैं, जिन हालात में हम सर्वाइव कर रहे हैं, आमना, इससे तो लगता है ना फिर के औरत जो है वो मर्द की महकूम है, गुलाम है। क्या समझती हैं? क्योंकि वो पैसे दे रहा है, वो 2 वक्त की रोटी खिलाता है, तो उसको लगता है कि अब वो खुदा ना खास्ता खुदा बन गया है। वो जो मर्जी उस औरत के साथ करे, जब मर्जी उसको गाली बके, जब मर्जी उस पर हाथ उठा ले। और अब तो ये भी उस मर्द को पता है कि जी हड्डी नहीं टूटेगी तो तब तक ठीक है। सिर्फ एक बात करूंगा, आप देखें जो औरतें जलाई कानून जाती हैं। अब ये थोड़ी बात आ गई है क्योंकि कस्टम्स और इन चीज़ों के ऊपर, तो इसमें मैं यही बात करूंगा, एडिंग टू एज एन एक्टिविस्ट और एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मैं यही बात करूंगा कि जो मर्द ये समझ ले कि मेरी हुक्मरानी है इस औरत के ऊपर, ये तो शिर्क है। और ये मैं साबित कर सकता हूँ, अगर आपने इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, एक बाप अपनी बेटी को मार सकता है? नहीं मारते। लेकिन कई मर्द ऐसे भी हमने देखे जो फिर शायद अपनी रिजेक्ट कर दें कि जी हम लाश भी नहीं उठाना चाहते। कई हमने ऐसे भी देखे, हो सकता है वो एक प्रोपागेंडा हो, एक सोशल मीडिया प्रोपागेंडा हो, लेकिन कई वाकई में मौजूद है जो नहीं उठाना चाहते अपनी बेटियों को ओन नहीं करना चाहते। लेकिन जो सही मर्द होगा ना, वो अपनी बेटी की भी उतनी हया करेगा, अपनी बीवी की भी उतनी हया करेगा, अपनी माँ की भी उतनी हया करेगा। यही तो कह रहे हैं। नहीं देखें, बात खाली औरतों बात ये फिर ये बात आ जाती है तरबियत की। जिसकी तरबियत सही नहीं हुई उसने फिर ये अपना रंग निकालना ही निकालना है, बेशक वो 1 साल बाद निकाले, 2 साल बाद निकाले या 15 साल बाद निकाले। और अल्लाह ताला हम तमाम बच्चियों के नसीब अच्छे करे, दुआ ही कर सकता है बंदा। माशरे में सवाल ले रही हूं ना, आप उनको उनका पॉइंट ऑफ व्यू देने दे, फिर मैं आपकी तरफ भी आ जाऊंगी, ठीक है? तो बात ये है, बात औरतों की हकूक की हो गई। औरतें बहुत अच्छी हैं, आगे बढ़ रही हैं, काम भी कर रही हैं। आप हर वॉक ऑफ लाइफ में देखें, क्या बैंक्स, क्या प्लेन्स, कहाँ पे औरतें नहीं हैं। वो सब ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारे पाकिस्तान की औरतें एकदम आगे बहुत अच्छा पढ़ भी रही हैं, कर भी रही हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? माइंडसेट, आदमी का माइंडसेट। वो लड़के, वो कहाँ, वो औरतें, वो माएँ ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रही हैं? वो कैसे नहीं अपने बेटे को रोकती कि ये जैसे मैं एक औरत हूँ, ये भी औरत है, इस पे हाथ ना उठाना, तुम्हारे बच्चों की माँ है। ये वो चीज़ है। आप इस्लाम, ठीक है, इस्लाम हमारे साथ है, माँ भी तो एक औरत ही है ना। बात वेस्टर्न कल्चर भी देख लें। इंसान जो है उसकी सोच, आप बात करिए सोच की, सोच बदलेगा, सोच बदलेगा, एजुकेशन अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देती हैं, फिर उसके बाद कौन बदलेगा? कौन? बातें सब बहुत अच्छी हैं, मीडिया पे बहुत अच्छी हैं, आप टिकटॉक देख ले, आप इंस्टा देख ले, जितना सोशल मीडिया, बहुत अच्छी बातें, लेकिन एक्चुअली इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है? आप घर के मर्द से, मर्द कौन है जो आपकी हिफाजत करता है? अगर औरत को यही फील होने लग जाए कि यार अभी इसको गुस्सा आने वाला है, अभी पता नहीं कोई चीज़ उठा के मारेगा, सोचे वो कितने खौफ में चली जाती है। एक औरत, एक माँ जब खौफ में है तो वो अपना घर उस तरह चला ही नहीं सकती, अपने बच्चे की तरबियत कर ही नहीं सकती। अब क्या हो रहा है? आपकी जो आने वाली नस्ल है, जब वो देख रही है कि बाप हाथ उठा रहा है और माँ पे किस तरह तशद्दुद कर रहा है, तो क्या वो बच्चा मेंटली स्टेबल रह सकता है? आप एक और ऐसा बच्चा पैदा कर रहे हैं, एक और ऐसा घर में लड़का लेकर आ रहे हैं, बन चुकी है। वो जो देख रहे हैं वो वही सीखेंगे, वो वही कर रहे हैं। आमना, आपको क्या लगता है सही मानों में
औरत कब आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होगी सही मानों में? मैं आपको सच बताऊं, हमारे पाकिस्तानी औरत क्या, हम वैसे भी औरत बाय नेचर हमेशा से ये चाहती है कि वो उसका जो मर्द है, उसका जो मियाँ है, भाई है, जो भी उसका रिश्ता है, वो उसका मुहाफिज हो। अगर वो मुहाफिज हाथ उठाना शुरू कर दे, औरत को बाहर निकलना पड़ता है। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं आपको अपनी बात, मैंने कभी नहीं ज़िंदगी में सोचा था मैं अपना घर तोड़ूंगी। हम वो वाली फैमिलीज़ ही नहीं है। हमारे लिए डिवोर्स बहुत बड़ा स्टिग्मा होता है, लेकिन जब वो वक्त आ जाए शादी के 20-21 साल के बाद भी आपने गालियों के साथ साथ अब मार भी खानी है, तो क्यों भाई? और फिर आपको ये भी नहीं पता, आप केसेस करने जाते हैं, आपको तो पता ही है सर, मियाँ भी मर जाता है या लड़ाई हो जाए तो कस्टडी का केस 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं। मेरे तो माजूर बच्चे हैं, उनकी कस्टडी के लिए जितना मैं ख्वार हो रही हूँ कि खुदा का वास्ता इनको तो उनका बाप नहीं रखना चाहता, मुझे बच्चे दे दें, मुझे बच्चे देने के लिए तैयार नहीं होते। जब एक औरत अपने डोमेस्टिक वायलेंस के आगे आवाज़ भी उठाती है तो वो खाली एक आवाज़ नहीं होती, उसके पीछे वो एक गूंज होती है। वो खुद कितनी प्रेशर में आती है, उसके बाद उस पर सबसे बड़ा प्रेशर दूसरे नंबर पे आता है बच्चों का, कि वो बच्चों को कौन संभालेगा। अगर वो उसको डिवोर्स दे देता है खड़े खड़े तो वो बच्चों से अलग हो जाएगी। क्या कोई भी माँ ये बर्दाश्त कर सकती है अपने बच्चे के बगैर? डिवोर्स ले ली है या नहीं? फ़िलहाल केसेस में हैं, और वजह यही है 2 स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, उनको कहाँ लेके जाना है। मैंने जो अपना घर बनाया वो सारा कस्टमाइज घर है व्हील चेयर्स के लिए। मैं उनको बच्चों को कहाँ पे लेके जाऊँ? सब सीढ़ियों वाले घर होते हैं, डिफरेंट होते हैं, कौन बना के देगा? तो किसी NGO के साथ या कोई ऐसे आपकी कोई हेल्प नहीं हुई? मैं पिछले 3 साल से NGOs छान मारी हैं अदालतों के अंदर से। वो कहते हैं ना, मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ, 4 साल हो गए, 1 रुपया मेंटेनेंस नहीं मिलता। जज अभी कल भी बल्कि हेयरिंग थी तो वकील साहब ने कहा जी मेरे कानों में दर्द है, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। ये हमारे ओपोनेंट जी उस पर जज ने लिख के दे दिया, ठीक है जी अगली हेयरिंग अब चले जी सितंबर अक्टूबर में। 2-3 महीने फिर आगे, 2-3 महीने के बाद फिर एक नया वो आ जाता है उनकी तरफ से, फिर आगे। और मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन जज भी आप देखें, उनको पता है 2 माजूर बच्चे हैं, ये औरत 4 साल से चक्कर लगा रही है, लेकिन वो दूसरी पार्टी को ये कहने जोगे नहीं है कि खुदा का वास्ता है इंसान के बच्चे बनो, इनको पैसे दे दो। ये कहाँ से इन्होंने खाना खिलाना है, कहाँ से ये पूरा करेंगे बच्चों को, बच्चे की फ़ीस है, क्या करना है? कोई आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, औरत ने जब वो निकल है आवाज़ उठाने के लिए, केसेस से फाइट करके कुछ आपको कुछ मिल जाएगा, कुछ आपको पाकिस्तान जैसी अदालतों में कुछ नहीं मिलता। ये बाहर के मुल्कों में ही होता है कि जी आपको इतना हिस्सा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इसलिए आप देखिए वहाँ के लोगों ने क्या किया, इबरत का निशान बनाया, इतना स्ट्रॉन्ग उन पे वो इम्प्लीमेंट करते हैं केस कि वहाँ के लोग डिवोर्स देते हुए भी डर रहे होते हैं। डोमेस्टिक वाले से दूर की बात है, छोटा 4 साल का बच्चा भी फ़ोन कर दे तो वो पुलिस पहुँच जाती है कि जी माँ बाप ने या किसी और ने हाथ कैसे उठाया। हमारे यहाँ तो उसको जानवर बना के औरत को पीट देते हैं तो फिर भी ये पूछते हैं कि जी आपकी हड्डी नहीं टूटी। अच्छा, फिर इसके साथ साथ आपकी सोसाइटी का स्टिग्मा, अच्छा जी हाँ डिवोर्स ले लिया, पता नहीं इसी ने कुछ गलत किया होगा, यही काम कर रही है, इसी ने कुछ किया होगा। उसके बाद फिर ना बच्चे को छोड़ते हैं ना माँ को छोड़ते हैं। उसके बाद जब आपने माँ ने अपने बहन भाइयों या माँ बाप को देखना होता है तो वो भी सोचते हैं अच्छा अब हम भी बूढ़े हो रहे हैं तो इनको संभालना किसने है, घर लेकर आएंगे, इनका खर्चा कौन संभालेगा। एक औरत जब डोमेस्टिक वायलेंस, जब तशद्दुद से गुजरती है तो वो कितनी चीज़ों को साथ सोच रही होती है, और आगे उसको बिल्कुल एक काला अंधेरा नज़र आ रहा होता है कि यार अब मेरे बाद इसके बाद फ्यूचर ख़त्म है, अब बेहतर है कि मैं मारी खा लूं। वो सोसाइटी में लड़की की शादी होती है ना तो माँ बाप की तरफ से भी ये होता है कि भाई अब वापस आओ तो मर कर आना। फिर जब वो ऐसी किसी बंद गली में फंस जाती हैं जहाँ ना पीछे जाने का रास्ता है ना आगे जाने का, तो औरत वो बीच में लटक जाती है, उसकी कोई ज़िंदगी नहीं होती, और फिर जब बच्चे उसके साथ हो तो वैसे ही तबाह बर्बाद हो जाती है। ऐसा ही है। जैस्मीन साहिबा के केस में उनके शौहर ने जो है वो शादीशुदा औरत के साथ वो भाग गए, उसके साथ वो अयाशी कर रहे हैं और पैसे जो है वो जैस्मीन साहिबा के वो उड़ा रहे हैं, उनका जो बैंक बैलेंस है वो सारा खाली कर दिया। अच्छा, ये सारी चीज़ें जी ये हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। अब देखें, इसमें तो पहली बात ही है कि जब आपके साथ पहले ही दफ़ा आपके साथ साइकोलॉजिकल टॉर्चर शुरू हुआ या कोई फिज़िकल पहला हिट आया, पहली चीज़ होनी चाहिए थी तभी डोमेस्टिक वायलेंस आपको रिपोर्ट करनी चाहिए थी। देखें एक कानून जो हम आगे भी क्योंकि ये माशरे में जैसे इन्होंने भी बताया, जैस्मीन वाली भी बात सुनी और बड़ी तकलीफ़ भी होती है सुन के, तो हमें पहले ही दफ़ा में ये कर देना चाहिए। लेकिन वही बात है खौफ, डर और ये सारी चीज़ें, लेकिन कानून को एक रास्ता देना होता है, कानून अपने रास्ते पे चलता है। कंप्लेन उसको पहले दिन ही करनी चाहिए थी। अब जो जहाँ पे जिस पोजीशन पे पहुँची और जो उसके साथ हुआ है,
ये सेक्शन। एक इंटरव्यू में जैस्मिन साहिबा ने ये भी बताया कि मतलब ठीक है वो पब्लिक फिगर हैं, पीआर भी होती है जर्नलिस्ट की, मतलब बड़े लोग, सेनेटर्स, पॉलिटिशियंस, अदालती लोग, सबके साथ जो है वो सलाम दुआ होती है। उसके बावजूद वो सिर्फ शोज़ की हद तक है, वो सिर्फ बातचीत की हद तक है, कोई भी उनकी पर्सनल लाइफ में उनकी हेल्प करने को तैयार नहीं है। सच ये तो फिर बड़े अफसोस की बात है कि हमारा माशरा किस जगह पे पहुंच चुका है। लेकिन कानून अपना रास्ता ले सकता है, अभी भी ले सकता है कि अगर वो ये उसको तो पहले तो डिवोर्स। मैं फिर ये कोट करना चाहूंगी कि कानून में शायद कोई नुक्स ना हो, लेकिन कानून जिनके हाथों में है ना, उनके हाथ में नुक्स है। उनकी आंखें भी बंद हैं, उनके कान भी बंद हैं, उनकी जबान भी बंद है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। लेकिन कोई अच्छा वकील हो ना तो वो वहां तक पहुंचा सकता है उन्हें, कानून के रास्ते मैं पहुंचा दूंगा। आपने फिर आमना साहिबा का मैंने तो इनको ऑफर दे दिया आपके शो के ऊपर कि मैं इनके केस, जो इनका केसेस हैं जैसे मेंटेनेंस का है, कस्टडी का है, जो मामलात हैं, इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर आपको पेशरफ्त भी नज़र आएगी। और अगर मीडिया साथ हो ना वकील के, तो उस क्या मजाल है उस सिविल जज की भी कि कुछ करे वो। अगर वो कह दे कि जी ये हो नहीं सकता, फिर वही वाली बात है, अगर वो आपको नहीं सुन रहा, वो कह रहा है डेट पे डेट दे रहा है, तो अब हाई कोर्ट के अंदर है तो कॉम्पिटेंट कोर्ट फैमिली कोर्ट सी। लेकिन अगर वो देखे ना, जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइड, वो ये बात कर रही है और ये तो लीगल मैक्सिम है, ये मौजूद है। तो ये हाई कोर्ट में पिटिशन कर सकती हैं आर्टिकल 199 के तहत कि मेरा जो है वो इस फैमिली कोर्ट को जो है वो डायरेक्शन दी जाए फैमिली जज को कि ये मेरा केस फौरी निपटाए और स्पीडी ट्रायल होना चाहिए इस चीज का। हाँ, इसको स्पीडी ट्रायल नहीं होता, हियरिंग्स डिले होती हैं, तो ऐसे में वही औरत की मॉडेस्टी को खतरात लाहक हो जाते हैं, उनको थ्रेटन किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उनको हैरेस किया जाता है। कोर्ट सिस्टम से तकलीफ, इन्हीं सब खदशात के तहत तो जैस्मिन साहिबा बार-बार जो है वो मतलब उनसे कहेंगे जिक्र कर रही हैं अपना केस सोशल मीडिया पे। अगर वो सोशल मीडिया पे जिक्र कर रही हैं और वो मर्द जो है वो इस तरह किसी और शादीशुदा औरत के साथ यूं कर रहा है, तो ये सीधा सीधा जिना का केस बनता है। हमारा दीन इजाज़त नहीं देता। हमारा जो पाकिस्तान का आइन है आर्टिकल 2 जो इसका, वो कहता है कि हमारे मुल्क का जो दीन है, मुल्क का, रियासत का जो दीन है वो इस्लाम है। तो इस्लाम ये कभी नहीं कहता कि आप जो हैं वो नामहरम के साथ इस तरह की अयाशी कर सकते हैं, जो आपने अभी जिक्र भी किया, और फिर उसका पैसा अगर उड़ा रहा है। हाँ। तो वो पैसों का कंट्रोल क्यों दिया हुआ जैस्मीन ने? मैं तो समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको खुद एक स्टेप, एक बड़ी ज़बरदस्त एंकर है वो, उसको तो ये अपना इससे सारा कुछ इसे ले लेना चाहिए जो भी चीज़ें। अगर इसके सारे पैसे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो क्या इन्होंने जॉइंट बैंक अकाउंट से ये सारी डिटेल्स पता चलेंगी तो फिर मैं इस पर बता सकता हूँ मज़ीद भी। और जैस्मीन से कहें अगर कोई इन्होंने जॉइंट बैंक अकाउंट खोला हुआ है, सारी चीज़ें हैं, तो कोर्ट में इस फौरी स्टे ले। आपके पास भी तो केसेस आते हैं ना, आप इस नौयत को बड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करते होंगे कि शादी जब हो जाती है ना, ऐसे जो मर्द हजरात होते हैं जो मतलब डिसीव करते हैं, धोखा देते हैं, और ये डिसेप्शन के तहत जो है वो ताल्लुकात को इतना बढ़ा लेते हैं, एक औरत के साथ जो है वो लाइफ में इतना आगे चल लेते हैं। औरत जब अपना सब कुछ दे देती है मोहम्मद साहब, देखें ये जो है फिर क्या बचता है उसके पास? देखें फिर ये है इमोशंस, फिर ये है कि एजुकेशन, ये सारी चीज़ें कि ये हमारे रियासत की ज़िम्मेदारी है, हमारे मीडिया जर्नलिस्ट की ज़िम्मेदारी है, वकीलों की ज़िम्मेदारी है कि जो सेमिनार्स, वही बात है, खाली सेमिनार्स की हद तक नहीं रहना चाहिए कि कौन कैसा कितना अच्छा बोल रहा है। उनको कानून सिखाएं, उनको बताएं अपने बच्चों को, जब अपनी बच्चों की परवरिश करें, अपनी बेटियों की तरबियत करें, तो उनको बताएं कि उनको कानून क्या क्या राइट्स दे रहा है और किस तरीके से वो अवेल कर सकती हैं। और मैं खुदा रहा उन वकीलों से भी रिक्वेस्ट करूंगा जिनके हाथ आप रोल रही हैं, जितना आपके साथ ज्यादती हो रही है, कि मतलब मेंटेन, अगर आपका नहीं केस सुन रहे इतने अरसे से, तो उसको चाहिए कि हाई कोर्ट में डायरेक्शन ले उस फैमिली जज के ऊपर, यहाँ पर उसके ऊपर अतम एतमाद करके किसी और जज के पास लगवाए। ये सारे पहलू मौजूद हैं। ये पहलू आपके वकील ने आपको नहीं बताया? जी। जितनी आप अच्छी पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं वो हमें भी पता है, लोगों को भी पता है। जो जज बैठे हुए हैं वहाँ पे, क्या उनको नहीं पता? उनको भी पता है। जो पुलिस बैठी हुई है जहाँ पे वो औरतें जाती हैं मार खाने के बाद, क्या उनको नहीं पता? उनको भी पता है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? सब पढ़े लिखे माशरे की बात करें। मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मेरी जाहिर बात है बहुत मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान के साथ शादी हुई है। अगर वो ये हरकतें कर सकता है, जैसे मिस भी बता रही हैं, इन एंकर साहिबा के साथ हो रहा है, उससे पहले आयशा जहाज़ेब का, ये तो वो केसेस है कि हम लोग फ्रंट पे आ गए। ठीक है, हमें कोई डर खौफ नहीं है, जो हुआ है सबको खुल के बता रहे हैं कि इससे शायद किसी और का भला हो जाएगा, शायद कोई कानून में। लेकिन कब तक हमने टेबल पे बैठ के बातें करनी है? देखें जो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, जो सिस्टम को नहीं समझती। देखें कानून, ये देखें ना, एक आज शो हो रहा है, इसको आपके शो को इंशाल्लाह ताला बहुत सारी औरतें देखेंगे भी जो बैठ के देख रही हैं, उनको ये अवेयरनेस ही हम दे रहे हैं कि कानून के अंदर आपके लिए रास्ते मौजूद हैं। लेकिन अगर आप खुद खामोशी इख्तियार कर लेंगी, अगर आप खुद आवाज़ नहीं उठाएंगी, अगर आप कहेंगी कि जी मैंने
चुप रहना है और सहते रहना और एक दिन किसी दिन आप उठ जाएंगे। देनी चाहिए ना हमें इन खातिन को। मैं कहता हूँ इनको दाद देनी चाहिए। वो बात यही है ना कि उनका प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों नहीं आवाज उठा सकते, क्योंकि बच्चे हैं। नहीं, खदीजा सिद्दीकी मेरी बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी मेरी फ्रेंड है, मेरी दोस्त है, मेरी कॉलीग है, उसने एक ज़बरदस्त स्टेप लिया, उस पर सुओ मोटो केस भी हुआ, उसको एक अच्छे खासे एक इन्फ्लुएंशियल बंदे ने उसको जो है वो स्टैप किया। अच्छा, ठीक है, उसके बाद उसकी शादी तो नहीं हुई थी बहरहाल यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो बंदा फिर जेल के अंदर वो काट के आया। जब औरत आवाज़ उठाती है, जब आपके साथ एक तगड़ी फोर्स आपके साथ मिल जाए, देखें आज वो भी आपके साथ है, मैं भी आपके साथ हूँ, आपके साथ मेरी कम्युनिटी भी खड़ी है, मीडिया कम्युनिटी भी खड़ी है, जैस्मीन के साथ भी आज वकील भी खड़े हैं, आज मीडिया वाले भी खड़े हैं। तो जब आपके साथ जब आप आवाज़ उठाती हैं तो अल्लाह ताला जब आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाती हैं, तब ये अल्लाह ताला का कानून है कि अल्लाह ताला जो वही बात है ना कि ये केस तो अपने हक के लिए जब आप आवाज़ उठाएंगे, वो स्टीरियोटाइप को तोड़ते हैं, आम लोगों के लिए भी जो है वो मशअले राह बनते हैं। मोहम्मद साहब, हम जब बात करते हैं ना कि मेंटेनेंस नहीं दी जाती या छोटे मामलात होते हैं इस तरह के मर्द की तरफ से औरत के लिए, जब इस तरह हाई प्रोफाइल किस्म की औरतें जो इंडिपेंडेंट हैं, जो कमा रही हैं, शोहर से ज़्यादा कमा रही हैं, ज़्यादा स्टेबल है फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, वो अपने शोहरों को जो है वो सपोर्ट कर रही हैं, और फिर वही शोहर जो है वो उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं, ये हसद है, दूसरी औरतों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ये रखते हसद है। वही वाली बात है कि अगर आप किसी को उनका पैसा कहीं और उड़ाते हैं, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, कौन देखेगा? मैं वही ऐसी औरतों को कौन तहफ़्फ़ुज़ देगा? ये हमारी जो है ना, देखें मैं खाली कहना, औरत को शेल्टर्स हैं। अब इस कानून जो है जो पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस है, इसमें शेल्टर्स की बात भी है। इसमें कहा है कि अगर एक मर्द से आपको खौफ है और वो आपको खावंद है, खौफ के ऊपर आप रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले सकती हैं कि वो उस कमरे में ना आए। है, मौजूद है कि नहीं है? मैं यहाँ पे अच्छा, देखें कानून मौजूद है, आपके साथ नहीं हुआ तो एक अलग नहीं, है ही नहीं, मौजूद नहीं है। जब मुझे मारपीट हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था, मैं वुमेन प्रोटेक्शन उनके पास भी गई थी, पुलिस में गई थी, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स कोर्ट से भी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स नहीं मिल सकते अगर बंदे के नाम पे घर है। नहीं, देखें सर, कानून में कहाँ लिखा हुआ है? सर, ये सारे कानून से गुजर के आ गई हूं, नहीं, देखें ये आपके वकील ने आपको ब्रीफ किया कि कानून नहीं है, तो ये कानून है नहीं, इतना पढ़ चुकी हूं ना, मौजूद है। आप ये खोलें ना, ये आप खोलें, ये एक्ट खोलें, इसके ऊपर नहीं लिखा कि मौजूद है कि नहीं। आर्टिकल 25 कानून मौजूद है आपके साथ। मोहम्मद साहब वो जीती जागती मिसाल आपके बराबर में बैठी है, वो मेरी बात सुने, बात ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कानून के अंदर मैंने क्या कहा कि मौजूद है कि शेल्टर्स होने चाहिए, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती? मुझे लग रहा है आप कानून की वकालत कर रहे हैं। आप नहीं कानून की नहीं, आप केसेस की वकालत, इनकी वकालत, अगर मेरी वकालत, अगर ये कहें कि इनकी वकालत करनी है, इनकी पावर ऑफ अटर्नी मेरे पास हो, तो मेरा ख्याल है कि आप फिर हम रिक्वेस्ट भी कर लेंगे कि देने वाली हूँ अगर ये करा देते। मैं क्यों नहीं, देखें अगर आगे जज कहता है कि जी आपको जज कह रहा है कि जी इनके वकील साहब के कान में दर्द है, ठीक है, तो डेट दे दें, तो मैं हाई कोर्ट, मैं उसी टाइम एतमाद कर दूंगा उस जस्टिस के ऊपर, उस जज के ऊपर कि ये इस तरह इस बात के ऊपर डेट दे रहा है वकील साहब को, तो फिर तो एतमाद होना चाहिए ना। वकील के साथ मिल जाए तो फिर क्या हो सकता है? मैं तो कहता हूँ अपना वकील बदलें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप देखें, अब मुझे नहीं पता कि कौन है आपके वकील साहब, अच्छे हैं कि नहीं है। हम ना यहाँ पे इसको वाइंड अप करते भी, मेरे वकील कानून मौजूद है आपके साथ जो हो रहा है वो वजह ये है, वजह देखें, वजह बताता हूँ आपको। वजह ये है कि आपके साथ आपको रास्ता जो है सही नहीं दिखा रहा कोई वकील साहब, जो नहीं दिखाते। अब मैं ये नहीं कह रहा, बहुत सारे वकील जब केसों में पढ़ते हैं तो वो भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अभी तक की डिस्कशन से ना मुझे सिर्फ इतना लग रहा है कि ये इस तरह के आमना जैसे, जैस्मीन जैसे, आयशा जैसे जो केसेस हैं वो सिर्फ स्टीरियोटाइप तोड़ रहे हैं, बस ये इतना बदला रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो कुछ नहीं रहा। और कानूनी चाराजोई की भी जो है ना वो सिर्फ बड़े मारी जा रही हैं, हमें एक्ट्स बताए जा रहे हैं, हमें कवानीन बताए जा रहे हैं, उसके लिए भी कुछ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन की बात है ना, इम्प्लीमेंटेशन की बात है। मेरी बात सुने, अगर आप किसी एक, मैंने खुद किए केसेस, मैं तो खाली सर ऐसे तो बढ़ के नहीं मारा ना, मैं खाली कह रहा हूँ कि केसेस जो हैं कई औरतों को रिलीफ मिला है, कई औरतों को जो है वो जिनको नहीं मिला, क्या अच्छा मुझे बताएं, उनके लिए किसी औरत को मेंटेनेंस नहीं मिली? आप कह रही हैं इस मुल्क के अंदर नहीं मिली, आप कह रही हैं तो किसी को नहीं मिलती। मिली है, क्यों नहीं मिलती? मिलती है जी। आप किसी वकील नहीं दिलवा सकता तो अलग बात है। अभी एंकर के साथ जो हुआ है, अभी जो उसके साथ हुआ है, हम उसके लिए ही बैठे हैं ना, उसके लिए आवाज उठाने के लिए बैठे हैं कि अगर तुम्हें कोई सही नहीं गाइड कर रहा वकील, तुम्हें जो है कोई अगर सही तुम्हारे साथ ये वो एक औरत जो खुद कमा के एक मर्द को ला के दे रही है, और वो मर्द उसको पता है कि उसकी औरत जो है वो मीडिया पर्सन है, इसका मतलब उस मीडिया का कोई टेरर नहीं है, मीडिया का टेरर खत्म हो गया। 2 अच्छे वकील होंगे, 4 अच्छे वकील होंगे, लेकिन 80 बुरे वकील हैं और जिसने फैसले करने हैं। भी आपने बिल्कुल सही कहा, सही है। मैंने भी यही कहा कि इसमें कई बार के सदर मौजूद होते हैं जो जजेस के साथ डील कर लेते हैं जब उनको पैसा मिलता है।
अगर इनके खावन पैसा फेंकेगा तो दे कैन बाय जुडिशरी। ये बात तो हकीकत है, और ये सिर्फ पाकिस्तान की हकीकत नहीं, कई मुल्कों में कहाँ जाएंगी। मैं आपको ये मशवरा देना चाहूंगी कि आप अच्छे वकील कुछ मिल के ना कोई कंपेन चलाएं, कोई पब्लिक कंपेन चलाएं कुछ औरतों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, और कोई ऐसा एक्ट लेकर आए कि जब जज भी तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके, अदालतें तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके, हम उधर और किया जा सके, कुछ कोई और इसकी फिर एक्सीलेंट। आप हर कॉइन की दोनों साइड्स देखें, उसमें फिर ये भी होता है कि जब कानून इस तरह का बन जाएगा तो फिर औरतें दोनों साइड मैनिपुलेट भी नहीं हो सकती। कई औरत नहीं करती मैनिपुलेशन। आप कहेंगे सारी औरतें जी बहुत अच्छी हैं 100%, आप उठाएं फिर आप बताएं, आप आप हल्फ दे दें तो फिर मैं ये कानून लेकर आ जाता हूं। ये सब तो सबूत के तहत होता है ना, सबूत के तहत होना चाहिए ना, एविडेंस। और जस्ट इनकी वही बोला, जस्टिस डिले इज जस्टिस। जब एविडेंस दिखा के कानून से आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर आप कानून पर कानून लागू करें ना, कोई ऐसा एक्ट लेकर आए तो है ना, यहाँ सबूत की बुनियाद पर होगा ये, क्यों ना होगा बात सुने। अगर कोई आपको जुडिशियल, अगर पुलिस वाला नहीं दे रहा, आपकी FIR नहीं काट रहा, तो उसकी एक अल्टरनेटिव रेमेडी मौजूद है। अगर पुलिस उसके साथ मिल गया तो एंटी करप्शन जैसा इदारा भी मौजूद है। फिर एंटी करप्शन के अंदर भी कई लोग ऐसे हैं जो फिर भी रिश्वत खा रहे हैं। मसला लोगों का है, कानून मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं, मॉनिटरिंग। क्या मीडिया ने कभी किसी सरकारी अफसर को एक्सपोज नहीं किया, कभी किसी इनको नहीं किया? मोहम्मद साहब आप बताइए, हम कितने पैसे आपने लगाए? मैं वही कह रहा हूं कि हम मिलके कर सकते हैं। 4 साल से, और मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कानून को पढ़ के वकीलों के पास जा रही हूँ, घंटों बैठ के डिस्कशन होती है, उसके बाद हम जाते हैं। जो कुछ कर रहे हैं मेरी जारी बात है, कंसेंट से हो रहा है। जितने भी ना सर, मैं कई औरतों को मैंने मेंटेनेंस दिलाई है, कस्टडी दिलाई है मैंने कई औरतों को। उनकी बात तो मेरी बात सुने सर, जब पीछे से मार खाने वाली औरत का, केस वाली औरत का मियाँ जब तगड़ा होता है, पैसे लगा रहा होता है, आप जो मर्जी कर ले वकीलों का, आपके पास जज ही नहीं है ना फैसला करने वाला। जब वो देख रहे हैं सब कुछ, ये औरत ये काम कर रही है, इसके माजूर बच्चे भी हैं, बच्चे की दूसरे की तीसरे की फीस भी देनी है, फिर भी नहीं वो इसको कर रहे, फैसले कर रहे। अच्छा, आप मुझे भी छोड़ दें पर्सनल, आप मुझे ये बताएं, आप मुझे एक मिनट 2-3 सवाल एक कह के 3 कर लेती हैं। आप मुझे ये बताएं, क्यों नहीं हम किसी एक मर्द को भी इबरत का निशान बना सकते, उसको देख के बाकी मर्द सबक सीखे कि हम ये नहीं करेंगे। आप नूर मुकद्दम वाला केस है, देखें बात है, अच्छे लोग भी बैठे हैं, बुरे लोग भी बैठे हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि जब आपको इबरत का निशान वो पता क्यों बना है मोहम्मद साहब, जब वो मीडिया पर इतना खुला है, हाई प्रोफाइल केस बना है, तब वो बिल्कुल ठीक है। देखें बात सही है, तो फिर वहां पे शाहरुख जतोई वाला केस भी तो आ जाता है, उसने भी तो कितना मीडिया हाइप बनी। इसकी कॉस्ट आपको पता है? किसकी? इस केस की कॉस्ट आपको पता है? नूर मुकद्दम की जान गई है जी, मुझे पता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। मैं खुद इसके ऊपर आवाज़ उठाता रहा हूँ। आई एम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एज वेल। मैं उसके ऊपर सर्व भी कर चुका हूँ ह्यूमन राइट्स की कमेटी पे। हमारे पास आपने देखें, ये मुझे केस बताया ना, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, जो आपको एक अभी आपका रास्ता, अब जब आप गुजर रही हैं तो आपको पता चलेगा। जब आपने एक बड़ा रूट लिया, आपने बर्दाश्त की, अपने बच्चों के लिए सहती रही, फिर आपने एक दिन आवाज़ उठाई। अगर आपको एक सिविल जज रिलीफ नहीं दे रहा तो क्या आपके वकील ने आपको रास्ता दिखाया कि आपने हाई कोर्ट से डायरेक्शन ले सकती थी? अगर आपको लगता है कि आपका खामन जो जज को पैसे लगा रहा है, क्या कानून के अंदर अतम एतमाद नहीं है? आप अतम एतमाद कर दें उस पर। आप कहें जी मैं इसके जज से किसी और के पास लगवाना चाहती हूँ, एक के पास नहीं, 2 के पास नहीं, 3 के पास नहीं। अगर आप लड़ रही हैं सबके लिए, बहुत सारी औरतों के लिए। मोहम्मद साहब, आपका पॉइंट आ गया है, वो अच्छे वकील की तलाश में है, ठीक है, और जो उनके शौहर है वो बुरे वकील की तलाश में है, और ये अच्छे बुरे की जंग जो है ना वो चल रही है। ये तो चलती रहेगी, ये तो अजल से लेके अदल तक चलनी है। अच्छा, हम इसको कंक्लूड करें। आप ये देखिए, केसेस के अलावा मैं आपको ये कह रही हूँ कि केसेस तक पहुँचने तक और केसेस लड़ने के लिए ये तो स्टेमिना है ना, ठीक है जी, पीछे से मेरे पेरेंट्स की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट है, थोड़ी सी एक इज्जत है माशरे में, कोई 4 लोग जानते हैं, थोड़ा सा हो गया मेरा, मैं यहाँ तक पहुँच गई। जो औरतें नहीं पहुँच पा रही हैं अभी, तो जैस्मिन इज माशाल्लाह पब्लिक फिगर, उसको लोग जानते हैं, तब लोगों में एकदम आवाज़ उठाई। क्योंकि हमारे पास भी वक्त कम है, इसको कंक्लूड कर रहे हैं। जैस्मिन है, आयशा हैं, ऐसे और बहुत सारी खातीन हैं, और कुछ ऐसी खातीन जो मतलब मंजर आम पर नहीं है, जो बेचारी हैं, जो घर में बेबस हैं, लाचार हैं, वो इस सारे जुल्म और सितम का शिकार हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? आपका केस बजाते खुद एक मसला राह तो है, लेकिन आप कहना क्या चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? औरत को ना अपनी इज्जत खुद भी करनी चाहिए, और वो किसी से कम नहीं है, उसको अपनी इज़्ज़त करवानी भी चाहिए। मेरे से ये गलती हुई
कि मैं वो गालियाँ सुनते सुनते उसको उस नहज पे लेकर आई कि वो अब उसका दिल करे तो हाथ उठा ले। जब उसने पहली दफ़ा गाली निकाली थी मुझे उसको रोकना चाहिए था। बिल्कुल, ये मेरी गलती थी। मेरी गलती ये भी थी कि मैं अपने मियाँ की इज़्ज़त बचाने के लिए अपने घर वालों तक नहीं गई, मैं उसके घर वालों तक नहीं गई कि वो आज उसकी बेइज्जती हो गई तो कल को वो इसका रिएक्शन मेरे ऊपर दोबारा ना निकाले और मेरे बच्चों को ना मारे पीटे और मुझे तलाक ही ना दे दे। डर खौफ, उस खौफ में रहते रहते घर बचाते बचाते मैं वो नहज उस तक ले आई कि वो उसने हाथ उठाना शुरू किया, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 4 दफ़ा। जब पुलिस ने भी मेरा उसको समझ आ गई कि अब इसका साथ नहीं देंगे तो और शेर बन गया, बहुत बुरी हालत हो गई, सारा कुछ हो गया। अब जब सारी चीज़ों से निकल के ये 2 तरीके थे, या तो मैं मार खाती रहती, अपने बच्चों का घर बचाती और आज शायद जो जैस्मिन की हालत है उस वैसी एक मेरी हुई होती। अगर मैं वहाँ से बाहर निकल आई हूँ अपने सारे शक्ल्स तोड़ के तो अब अदालतों में फंसी हुई हूँ। बट मेरा कोई रिलीफ नहीं है, ठीक है, मेरा कोई घर नहीं है। या उधर मियाँ का घर था, पीछे पेरेंट्स का घर है, मेरा अपना कुछ नहीं है। हमारी वो जो प्रोटेक्शन है ना, वुमेन प्रोटेक्शन, वो नहीं है, सिर्फ सेमिनार्स में है और अच्छे अच्छे टेबल्स पे है। तो आप एक दफ़ा इबरत का निशान तो बनाएं, कोई एक केस पकड़े उसको ऐसा आप बनाएं ताकि अगले डरें कि यार अगर हमने हाथ उठाया तो ये भी वहाँ पहुँच जाएगी और हमारे साथ भी ये हो जाएगा। मोमर, मैं आपसे मुख्तसर कमेंट लूँगी। आपने सिर्फ कानूनी रास्ता बताना है, कानूनी चाराजोई, कानूनी कार्रवाई जो है वो एक औरत, कोई भी औरत है, आम है, हाई प्रोफाइल है, वेल नोन है, पब्लिक वगैरह कुछ भी है, वो अपने हक के लिए क्या कर सकती है? देखें, अपने हक के लिए जो है ना आवाज़ उठानी पड़ती है और अल्लाह ताला बरकत डालता है। पहली चीज़ तो ये है। कानूनी चीज़ इसमें ये आ गई कि अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस 2016 मौजूद है। उसके अंदर जो है जब पहली दफ़ा आपके साथ ये हुआ है, जैसे मेरी बहन ने भी कहा, तो आपको तभी आवाज़ उठा लेनी चाहिए कि ये मर्द ऐसा क्यों करे, और पहले तो आप उसके पेरेंट्स को कहें, अपने पेरेंट्स को कहें। अगर तो आपने नहीं कहा तो फिर आप एकदम जब आवाज़ उठाएंगे तब आपके पेरेंट्स समझ नहीं पाएंगे ये सारी चीज़ें, उसके पेरेंट्स ये सारी चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। जब एक हिस्ट्री बन रही होगी ना तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। वो उस औरत उस चीज़ का शिकार नहीं होगा। पहले दिन उसके साथ ये हो गया है तो पहले दिन ही उसको चाहिए था कि अपनी सास को बताती, अपने ससुर को बताती। अगर वो नहीं समझ सकते जो उसको बेटी बना के लेकर आए तो फिर अपने माँ बाप को बताती। माँ बाप उसको वापस छोड़कर अगर आए तो किस शर्त पे छोड़ के आए, क्यों छोड़ के आए, किस खौफ पे छोड़ के आए। अगर तो ये इस चीज़ से भी चीज़ें क्रॉस हो जाती हैं। फिर आपके पास आ जाता है जिसमें मैंने आपको प्रोटेक्शन बिल का बताया कि इसके ऊपर आप कंप्लेन कर सकती हैं। आप कंप्लेन, आपने पहली कंप्लेन की, अगर आपके ऊपर कोई तशद्दुद हो गया तो फिर आप पुलिस के ऊपर जाके आप मेडिकल लेके FIR करा सकते हैं। अगर आपकी FIR नहीं हो रही तो 22 से 22 अल्टरनेटिव रेमेडीज मौजूद हैं। लेकिन बात यह है कि कोई आपको रास्ता दिखाएगा नहीं, आप खुद पढ़ने शुरू हो जाएंगे। मोहम्मद साहब, बात यही है कि आपको आवाज उठाना पड़ेगी। अभी तक जो केसेस आ रहे हैं और वो जिस नहज पर हैं वो यही बता रहे हैं कि अगर पहले आवाज उठा ली जाती तो आज ये हालात वाक़यात होते। और बीइंग सोसाइटी भी अगर हमने अब आवाज ना उठाई, अब हमने इसके ऊपर बात ना की तो बहुत देर हो जाएगी। मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अपना थैंक यू वेरी मच। आपके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करे। इंशाल्लाह। व्यूअर्स, ये था आज का समा पॉडकास्ट। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।